हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी को? गुड इवनिंग सभी को। मैं अनुशर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग एक बार कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो क्लियर है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। और क्लास आज का बड़ा ही शानदार होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज का सेशन आप सबके लिए अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और प्रयास करिएगा, रिवीजन करिएगा हमारे साथ, क्वेश्चन का सही आंसर चैट सेक्शन में लगाइएगा। ऑडियो क्लियर है बच्चों? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, बुला लो सबको और फिर एक बार स्टार्ट कर देते हैं क्लासेस को। ओके, चलो स्टार्ट करें। आप सब रेडी हो? आप सब रेडी हो? जय हिंद सभी को, जय हिंद। क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, चलो तो फिर चैट सेक्शन में सही जवाब लगाना है आप सभी को हमारे साथ साथ। और जहां भी कोई दिक्कत हो आप चैट सेक्शन में लिख बताना, मैं वहां कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। तो चलो फाइनली सबसे नंबर वन क्वेश्चन आपके सामने, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन। अब आपको सही जवाब बताना है इसका। ओके साथियों, फटाफट से, फटाफट से। मैं जरा कैमरा का कुछ सेटिंग देख लूं, लगता है कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस है। हाँ, अब सही हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, अब सही है। तो चलो, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया, देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन है। आपको जो सही लगे वो लगा लो अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली, कि रासायनिक अधिशोषण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। आपको पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण इस प्रकार ऐसी एक प्रक्रिया होती है अधिशोषण की, जिसमें सतह पर अगर कोई अधिशोषक आकर के चिपक गया है तो वो बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ उसमें चिपका होता है, तो वो रिवर्स नहीं हो पाता है फिर। तो फाइनली इरिवर्सिबल हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सतह के ऊपर जो चिपका रहता है पदार्थ वो काफी मजबूती के साथ, क्योंकि इसमें वांडरवाल्स बल नहीं लगता है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग रहता है, रासायनिक बंधन बल लगा होता है। रासायनिक बंधन बल बहुत ही मजबूती के साथ, केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली इसके साथ बाइंड हो रहता है, और इस वजह से हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, भौतिक अधिशोषण की, तो साथियों वो होता है रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय हो जाता। लेकिन यहां केमिकल की बात किया है। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का उदाहरण है? देखिए, अधिशोषण और अवशोषण दोनों में बहुत ही डिफरेंस है बच्चों। अवशोषण का मतलब क्या होता है? अवशोषण जो होता है वो बल्क होता है या सरफेस होता है? बल्क होता है, पूरा अंदर तक में रहेगा। लेकिन अधिशोषण जो चिपकने की प्रोसेस है वो होता है पूरा सरफेस पे, केवल सरफेस के ऊपर। तो यहां अवशोषण की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन, ए बी। ओके, तो वो अंदर तक, जैसे अब कैल्शियम क्लोराइड है उसके ऊपर जल डाल दो, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी सब ये जो ऑप्शन में देख रहा हूं, सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, वो चिपका लेता है, वो अधिशोषण हो जाता है सिलिका जेल वाला। कैल्शियम क्लोराइड पर जो जल डालते हो ना, तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेगा। तो फाइनली यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगली देखिए, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द टर्म जॉब्सन स्टैंड्स फॉर। देखिए, शोषण की अगर हम बात करते हैं तो जनरली बच्चों अपने को दो प्रोसेस पता चला, एक अवशोषण और एक अधिशोषण। तो अवशोषण और अधिशोषण में क्या डिफरेंस हुआ आपको तो पता हो गया। लेकिन एक ऐसा नया प्रोसेस जब दोनों साथ साथ हो, अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, तो फाइनली हम उसको क्या बोलते हैं? शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण। तो देखो, अधिशोषण के लिए नहीं, अवशोषण के लिए नहीं, दोनों के लिए होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, दोनों के लिए, अवशोषण और अधिशोषण दोनों के लिए, मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा कब बढ़ती है? देखो, जब गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक अधिशोषण की मात्रा आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर आप ज्यादा दीजिएगा गैस के लिए, तो गैस आके चिपकेगा नहीं, वो भाग जाएगा।
गैस क्या हो जाएगा साथियों, एक बार चैट सेक्शन में बताओ। गैस क्या हो जाएगा, वो भाग जाएगा। इस बात से पूरा ध्यान रखेंगे आप सभी को, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, ताप के घटने पर ही वो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा रखेगी वो बैठेगा। जैसे मान लो हमने चेयर लगा दिया और आप बोले कि आप आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तब भाग जाओगे, बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। गैसीय स्पीसीज का भौतिक, गैसीय स्पीसीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। अब रासायनिक में अगर बदलना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, रासायनिक में बदलना है तो उसके लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ा दो वो हो जाएगा, केमिकल में हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तन हो जाएगा। कोई गैसीय स्पीसीज जो है भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया में है, अगर उसको आप रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलॉइड है? देखो लायोफिलिक का मतलब जिसको लिक्विड से प्रेम है, जिसको लिक्विड से लव है, जो बोलता हो आई लव यू लिक्विड, आई लव यू लिक्विड, जो बोलता हो वही है लायोफिलिक, और वो होता है अपना गोंद, गम, गोंद, ठीक है। ऑप्शन बी गोंद, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गम जिसको आप बोलते हैं, गम, ये कौन सा गम, प्यार वाला गम नहीं है बच्चों। प्यार वाला गम कैसा होता है सर? प्यार में दूर जाने वाला गम होता है क्या? अच्छा, जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घुल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी को ही। FeOH3 स्कंदित हो जाता है। पिछला सेशन में जो सरफेस केमिस्ट्री का हमने VVI क्वेश्चंस किया था उसमें हमने आपको ये बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? देखिए टिंडल प्रभाव कौन नहीं दिखाएगा ये बताना है। देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन में पार्टिकल घुला हुआ नहीं रहता है, वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन 100% बैठा ही है, इस बात का तो कोई यहाँ पे स्पष्टीकरण है नहीं, तो उसमें भी तो पार्टिकल रहता ही है, इस वजह से सस्पेंशन भी दिखा सकता है। इमल्सन कोलोइड का एक पार्ट हो गया। शर्करा विलयन और स्वर्ण विलयन, स्वर्ण विलयन क्या है? गोल्ड का सॉल है, तो ये कोलोइड है, ये कोलोइड है, ये कोलोइड हो गया। सस्पेंशन तो आप जानते ही हैं कि उसमें पार्टिकल रहेगा। शर्करा विलयन, ये तीनों दिखा सकते हैं। कोलाइड का विलयन तो 100% है कि दिखाएगा। सस्पेंशन की बात करते हैं यानी कि निलंबन की अगर हम बात करते हैं तो निलंबन भी कुछ सिचुएशंस में दिखाएंगे, लेकिन शर्करा विलयन नहीं दिखा सकता है। शरबत काश दिखा सकता है। पानी में चीनी डाल दो, चीनी पूरी तरीके से बच्चों घुल जाता है, तो जब तक पार्टिकल नहीं रहेगा प्रकाश के रास्ते में तब तक टिंडल प्रभाव नहीं हो सकता। क्योंकि टिंडल प्रभाव क्या होता है कि भाई प्रकाश आ रहा है, इसके रास्ते में कोई पार्टिकल पड़ गया, ये स्कैटर्ड हो गया चारों तरफ। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। लेकिन कोलाइडी विलयन से जब हम गुजारते हैं ना पार्टिकल को, प्रकाश कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, तब स्कैटर्ड होता है कोलाइडी विलयन के कण के कारण। तो भाई रास्ते में कण का होना बहुत जरूरी है, पर यहां पे तो शर्करा विलयन में नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखिए, कुहरा निम्न में से किस, कुहरा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलॉइडल सिस्टम का उदाहरण है? देखिए कोहरा जो है आप पढ़े होंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था अलग अलग होते हैं। ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था, आप भी पढ़े होंगे। उसमें कोहरा क्या था? कोहरा जो है द्रव का गैस में विलयन होता है, द्रव और गैस। तो गैस जो होता है ये अपना डीएम हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, और ये डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा डीपी। तो गैस में द्रव का, यानी कि द्रव का गैस में हो जाएगा, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, तो ऑप्शन बी। अगला है पेप्टीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए पेप्टाइजेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है? कोलाइडल सॉल्ट में परिक्षिप्त अवक्षेपण। पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है, पेप्टाइजेशन एक प्रक्रिया है कोलाइड को बनाने के लिए। ऑप्शन सी यहां पे चला जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। अगला, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन है? हाइड्रोफोबिक का मतलब जिसको जल से प्रेम नहीं है। फोबिया, हाइड्रो मतलब पानी हो गया, फोबिक मतलब नफरत हो गया। जो आई हेट यू वाटर बोलता हो, आई हेट यू वाटर, जिसको लिक्विड से कोई प्रेम नहीं हो, लेकिन यहां लिक्विड में भी स्पेसिफाई कर दिया गया, तय कर दिया गया है कि यहां लिक्विड के रूप में जल है, हाइड्रो। तो जल विरागी हम कहेंगे कौन है? तो जल विरागी सल्फर होता है।
सल्फर जल विरागी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लायोफोबिक कोलोइड को बनाने के लिए ही अलग अलग प्रकार की विधि अपनाई जाती है। बाकी लायोफिलिक के लिए तो सामान्यतः शेक करके बना करके मिला करके बनाया जा सकता है, लेकिन लायोफोबिक के लिए ही हम लोग अलग अलग प्रकार की विधि अपनाते हैं, स्पेशली कोलोइड को। तो ये सल्फर जो है ना, सल्फर लायोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा ये। किस विधि द्वारा द्रव विरागी सॉल्व का रक्षण किया जाता है? देखिए, अगर रक्षण की बात करते हैं हम लोग बच्चों, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो द्रव विरागी सॉल्व को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर, तो उसमें हमें द्रव रागी पदार्थ मिलाना पड़ेगा। द्रव विरागी में रागी मिलाओगे, लायोफोबिक में लायोफिलिक मिलाओगे, तब उसका प्रोटेक्शन होगा। तो देख लीजिए कहां पे लिखा है, तो हम कहेंगे द्रव रागी मिलाना पड़ेगा, द्रव रागी सॉल्व मिलाओगे तब जाकर के इसका प्रोटेक्शन बढ़ेगा। किसका? द्रव विरागी का। लायोफोबिक का प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए लायोफिलिक मिलाना पड़ेगा। ओके बच्चों, ओके। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, कौन है जो भौतिक अधिशोषण के लिए सही नहीं है, ये बताना है। फटाफट से बताएं, भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। भाई देखो, भौतिक अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, स्वतः होता है, ताप के साथ बढ़ता नहीं है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो क्या भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा? टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओ तो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये उपयुक्त नहीं है, इसके लिए सही नहीं है। द्रव स्नेही विलयन अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि उस पर चार्ज होता है। लायोफिलिक स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर चार्ज होता है, आवेश, पार्टिकल पर आवेश होता है, चार्ज होता है, इसी वजह से। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस की सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं? अच्छा, अगर हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं, ये ठोस सतह हो गया, इसके ऊपर जो पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल है, और ये किस बल के द्वारा जुड़ा होगा? क्योंकि ये हम लोगों को सुनिश्चित कर दिया गया कि अधिशोषण कौन सा है, भौतिक अधिशोषण है। तो हमने यहां पर लिख दिया कि भाई ये हो गया अपना भौतिक अधिशोषण। क्या हो गया? भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो इसमें यहां पर बहुत ही कमजोर वाला बल वान डर वाल्स बल लगा होता है। याद रखेंगे कौन सा? वान डर वाल्स फोर्स लगा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वहां पर जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो अपने आवेश के विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। अगर पार्टिकल माइनस है तो वो प्लस की ओर भागने लगेगा, एनोड की तरफ। अगर वो प्लस है तो वो कैथोड की तरफ भागेगा। इस प्रकार की जो कणों की गति होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी वैद्युत कण संचलन। क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला, द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके कणों पर आवेश होता है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया है। निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? देखिए, सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, सेंटीमीटर की बात करते हैं, चूंकि सेंटीमीटर में ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर में वो होता है। कौन? कोलाइडी पार्टिकल की कण। तो यहां का आकार ये ध्यान रखना है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला देखिए, ताजिया अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है पेप्टाइकरण के द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा। ताजिया अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बनाया जा सकता है, कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है ताजिया अवक्षेप के साथ। तो हम क्या बोलेंगे? पेप्टीकरण होता है वो, पेप्टाइजेशन। उस कोलाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था में के रूप में हो, ठोस पदार्थ किसमें हो? परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, ध्यान रखना, तथा द्रव परिक्षेपण माध्यम के रूप में हो, उसको कैसे आप वर्गीकृत करेंगे? देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी ये डीपी हो गया, और एक हो गया अपने पास डीएम। तो डीपी है ठोस और डीएम जो है द्रव है। तो जब द्रव में ठोस मिलाया जाए तो सॉल मिलता है, लेकिन दोनों ठोस होता तो सॉलिड सॉल मिलता। क्या मिलता? सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल कब मिलता साथियों? जब दोनों ही सॉलिड होता। अगर हमारा परिक्षिप्त अवस्था भी ठोस होता,
परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता। तो दोनों डीपी एंड डीएम जब दोनों ही ठोस होते हैं, सॉलिड होते, तब सॉलिड सॉल्ट मिलता। लेकिन ये तो ठोस मिल रहा है द्रव में, तो द्रव में ठोस को हम क्या बोलेंगे? सॉल बोलेंगे। केवल सॉल हो जाएगा, केवल सॉल बोलेंगे। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल नहीं है? ये तो बहुत ही आसान है, इस पे हम लोग चर्चा भी किए थे, अभी आप देख लीजिएगा। ये भी बहुत आसान है, कौन सा अधिशोषण के लिए परिघटना पर लागू नहीं होगा? बहुत ही आसान है, देख लो फटाफट से। डेल्टा एच का वैल्यू 0 से ज्यादा कैसे बोल सकते हो? अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, निगेटिव, पर यहां पर ये ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव कौन दिखाएगा? NaCl का विलयन नहीं दिखाने वाला है। नमक पानी का मिश्रण विलयन होता है, वो कोलाइड नहीं होता है कि वो दिखाएगा, तो वो नहीं दिखाएगा। शर्करा का विलयन नहीं दिखाएगा। CMC के ऊपर साबुन का जलीय विलयन, 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 हाँ ये दिखाएगा। CMC के ऊपर वाला जो विलयन है ना, CMC का मतलब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन, मिसेल्स का एक क्रांतिक सांद्र बोलते हैं ना CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रण, एक उपयुक्त सांद्रता के ऊपर बनता है कोलाइडी विलयन, तो इसको हम लोग बोलते हैं CMC। तो CMC के ऊपर जो जलीय विलयन होगा साबुन का, वैसे भी आपको पता है साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? उसमें मिसेल्स होते हैं, वो कोलाइड है, तो इसकी वजह से वो क्या होगा? दिखाएगा। ठोस का द्रव में परिक्षेपण क्या होगा? देखो, ठोस का द्रव में परिक्षेपण, ठोस द्रव में है, ठोस किसमें है? द्रव में। तो द्रव में ठोस, इसमें मक्खन, प्यूमिस, पत्थर, दूध नहीं, पेंट। क्या होगा? पेंट होगा। याद रखना, ये सब एग्जांपल पूछ सकता है, मैं 4-5 एग्जांपल ऐसा ही रख लिया हूं। निम्नलिखित में से कौन द्रव का द्रव में, अब द्रव और द्रव ये क्या हो सकता है? पायस, जो कि दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। क्या हो जाएगा? दूध। द्रव का द्रव, लिक्विड का लिक्विड में। निम्नलिखित में से कौन द्रव का ठोस परिक्षेपण, द्रव का ठोस में, तो द्रव का ठोस में जो होता है वो कौन हो सकता है? बटर। क्या होगा? बटर, मक्खन। पायस कोलाइडी तंत्र कैसा है? पायस जो बनता है द्रव का द्रव में, इमल्शन जो दूध होता है, देखो ना, इमल्शन, द्रव का द्रव में, दो द्रव आपस में इमिसिबल होते हैं, जिसमें डीपी और डीएम दोनों ही द्रव हो, पर आपस में वो मिलते नहीं है, इमिसिबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पायस, इमल्शन। सॉल एक कोलाइडी तंत्र है, किसका? सॉल के लिए आपको क्या बताया? ठोस का द्रव में। ठोस किस में रहता है? द्रव में। जब डीएम लिक्विड हो और डीपी ठोस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये सॉल बनाएगा। लेकिन जब दोनों ही सॉलिड रहता तो सॉल ठोस वाला बनता। तो ये क्या हम बताएंगे आपको? ठोस का द्रव में। जेल का कोलाइडी तंत्र क्या है? जेल की बात होगी है बच्चों, तो जेल जो होता है ना, लिक्विड इन सॉलिड, ठोस में लिक्विड रहता है, ठोस में, यानी कि ये डीएम हो गया और ये डीपी हो गया, द्रव का ठोस में, तब जाके जेल बनता है। जब जो डीएम है, डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, और ये डीपी हो, डीपी फेज द्रव हो, तब तो द्रव का ठोस में। ओके, अगला देखते हैं बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में लगभग उत्सर्जित होती है कितनी? अधिशोषण की ऊष्मा 40 से 400 किलो जूल पर मोल, ये आपको पता है। जीटा विभव की गणना कोलाइडी विलयन किस गुण के लिए निर्धारण के लिए उपयोगी है? जीटा विभव इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि आपको पता चलता है कि कोलाइडी विलयन के पार्टिकल कितने स्टेबल है, कोलाइडी पार्टिकल कितने स्टेबल है। कोलाइडल पार्टिकल के स्टेबिलिटी की जांच करने के लिए जीटा विभव की जरूरत पड़ती है। तो कोलाइडी विलयन कणों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, इसके लिए जरूरी होता है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, देखिए डायलिसिस के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस से किया जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन से ही शुद्ध होता है, पर पेप्टन से नहीं होता। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, पेप्टीकरण या पेप्टॉन से नहीं हो सकता है। पेप्टीकरण से तो कोलाइड बनाया जाता है, शुद्ध थोड़ी किया जाता है। पेप्टीकरण से तो बच्चों कोलाइड का निर्माण होता है, वो शुद्ध नहीं किया जाता है। शुद्ध करने के लिए जो अपने पास प्रोसेस है, डायलिसिस कर दीजिए, उससे भी और नहीं हो पा रहा है तो और तगड़ा वाला करना है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लीजिए, या फिल्ट्रेशन करना है तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उन सबसे कोलॉइडल पार्टिकल शुद्ध हो जाता है। अवक्षेप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, जो ज्यादा मात्रा में रहते हैं, वो कम किए जाते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्ध करना, इसका मतलब कि उसमें जो
वैद्युत पगहट्टे मिलाया गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया गया है, वो एक्सेस रहता है, उसको कम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हम शुद्ध कर रहे हैं कोलाइड को। तो कोलाइड को शुद्ध करने के लिए ये तीनों विधि उपयुक्त है, परंतु यहां पर पूछ रहा है कौन नहीं है उसका प्रोसेस, तो पेप्टॉन है जो कि नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये आपका सेशन समाप्त हुआ। आज का ये शानदार सेशन कैसा रहा आप सबको लगा, जरूर चैट सेक्शन में बताना, और तैयार रहना। अब और झक्कास झक्कास सेशन आते रहेंगे लगातार, आप कनेक्ट रहिएगा, मिलते रहिएगा, और मिलते रहेगा मतलब सेशन में आपको भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हम मिलते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आ गया बच्चों। हर वीडियोस आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सो प्लीज नेक्स्ट अब आपके इनऑर्गेनिक का भी सेशन, साथ ही साथ ऑर्गेनिक का भी सेशन आते जाते रहेगा। टेंशन नहीं लेने का, हंसते रहने और मुस्कुराते रहने का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेशन आपको मर्ज करके हम देते रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। और इंडिपेंडेंस डे आप लोग मजे से मनाते रहिए, खूब इंजॉय करिए, आजादी का अमृत महोत्सव में खूब मस्ती करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही शानदार पर्व है, बहुत ही शानदार। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद साथियों, आप सबका नमस्कार। आप अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, और हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर आपके साथ उंगली पकड़कर चलते रहेंगे साथियों। तो बेहतर करना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेहनत दिन और रात हम करेंगे। आप भी करना, प्रण ले लो, संकल्प ले लो, लेकिन ठान लो, रुकना नहीं है, घड़ी की तरह चलते रहना है, घड़ी नहीं देखना है। ध्यान रखना, घड़ी नहीं देखना है, बस घड़ी जो करती है वही काम करना है। घड़ी का काम है चलते रहना, अपना भी काम है चलते रहना। तो रुकना नहीं है साथियों। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों का मात देकर के आगे बढ़ना है। गरीब हो या अमीर, गरीबी कोई पई ना है बाबू, कोई पई ना है। मेहनत करके गरीबी को आप अमीरी में बदल सकते हैं। ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिल रहा है आपको, संतुष्ट रहिए, मेहनत करिए, चीजों को और आगे बढ़ाइए, अच्छा करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। नमस्कार आप सभी को। जय हिंद साथियों, जय।